तब आपने भी आज एक ट्वीट किया, अप्रिशिएट किया एक अच्छे इकदाम के ऊपर। वो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने उसमें से किसको अलग कर दिया, माइनस करके ट्वीट किया। लेकिन कल एक ऐलान हुआ, नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई हुई तो सियासी बातों के बजाय उन्होंने रिलीफ पे जोर दिया। आपने भी अप्रिशिएट किया कि उनका फोकस उस तरफ है। उस रिलीफ के बाद तो ऐसे जैसे शिकायतों के अंबार लग गए हैं, शिकवे आना शुरू हो गए हैं, बजाय ये कि अप्रिशिएट किया जाता कि कहीं ना कहीं से तो थोड़ी गुंजाइश अवाम के लिए पैदा हो रही है। प्यारी बीबी और प्यारे भाई ट्विटर पे ये बातें शुरू हो गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्यारी मरियम बीबी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब को पंजाब का नहीं पाकिस्तान भर का लीडर समझते हैं। उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया है, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर पर उन्हें जवाब दिया, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। 45 अरब रुपए अपने बजट से पंजाब ने अदा किए हैं, जैसे कल हमने ये बताया। हाफिज़ हमदुल्ला ने भी नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने पूछा है कि रिलीफ सिर्फ पंजाब के लिए, बाकी सूबे क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो सूबा जो बिजली पैदा करता है या बलूचिस्तान, आपने उनके लिए रिलीफ का ऐलान क्यों नहीं किया? गर्ज के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हो गए या और भी दीगर लीडर्स, उन्होंने इस मामले पर कि सिर्फ ये पंजाब की हद तक ऐलान क्यों हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं पूरे मुल्क के लिए बतौर वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान किया? फिर जो आपका ट्वीट है वो अप्रिशिएट करता है मरियम नवाज साहिबा को, जैसे कल भी आपने बात की, और साथ ही वो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब से, यानी सिंध से, लेकिन आपने भी बलूचिस्तान और केपी को माइनस कर दिया। ये तासुब खुला तजाद नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं मसला क्या है। क्या आपको पता है कि मैंने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो 400-500 अरब रुपए आपने रखे हैं MNAs के लिए, डेवलपमेंट उनके उसके लिए, उसको 1 साल के लिए फ्रीज़ कर दें। और साथ ये भी मैंने कहा था कि जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर कुछ 1600 अरब रुपए रखे थे, फिर कम करके 1200 हुए, मैंने कहा था इसको भी आप कम करें। कोई ज़रूरत नहीं है इस साल एक साल अगर आप कोई नई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई नए अंडरपासेस नहीं बनेंगे, कोई सड़कें ठीक नहीं होंगी, तो इसको भी 1 साल के लिए मुलतवी कर दें। और जो पैसे आप बचाएंगे PSDP से और MNAs से, ये मेहरबानी, और आप गवर्नमेंट एक्सपेंसेस वैसे ही कम करने जा रहे हैं कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह, तो ये पैसे आप गरीब आवाम की और मिडिल क्लास के लिए मुहैया करें। और आपने जो टैक्सेस लगाए हैं सबसे लोएस्ट अर्नर्स को, वो टैक्सेस को रिवर्स करें। और ये जो बिजली सबके लिए इतनी महंगी हो गई है, मेरे लिए महंगी रहने दें, मेरे लिए टैक्स रेट भी महंगा रहने दें, मगर जो लोग 200, 300, 400 वाले यूनिट्स वाले हैं, उनके लिए प्लीज़ ये उनको सहूलत देनी चाहिए, बिकॉज दे आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर और जेन्युइनली बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और ये आपकी सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। और IMF को आप समझा लीजिएगा कि हमने अगर 10 रुपये कम किए हैं PSDP से या किसी और चीज़ से, तो हमने वो जो है उधर से कम करके इधर डाल दिए, तो खसारा जो है वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे नहीं होगा कि हमने जो टारगेट्स मीट करने हैं, टैक्स के टारगेट्स और रेवेन्यू के टारगेट्स, वो कम नहीं होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इधर से निकाल के इधर हमने डाल दिया, तो ये आप पॉलिसी इख्तियार करें। अच्छा, तो मैंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैंने ये बात कही। अच्छा, तो अब मुझे ज़ाहिर है बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि पहले मियाँ साहब ने, शहबाज साहब ने वो 3 माह के लिए एक छोटा सा पैकेज दिया। जी, जुलाई में उन्होंने दिया। मैंने फिर भी अपनी मौक़िफ़ नहीं बदला। मैंने कहा ये बहुत थोड़ा है, इसको और बढ़ाएं। और आपने टैक्स के बारे में कुछ नहीं किया। जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है या लाख रुपए महीना है, उनसे कोई टैक्स मत लें। आप जो 2 लाख रुपए महीने वाले भी हैं, उनसे 5,000 टैक्स ले लें, सिर्फ ये कि वो एक टैक्स नेट में आ जाए। मगर बहुत बोझ है, GST लग गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप अपने खर्चे जो हैं वो कम करें जी। और रेवेन्यू को जो आपको मिल रही है वो फिर थोड़ी कम हो जाएगी, मगर क्योंकि खर्चे कम हो जाएंगे तो फिर भी इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत और सियासी तौर पे ये मैं बात कर रहा था। तो उसके बाद मेरी चिड़िया ने खबर दी कि बात जो है वो पहुंची है कहीं तक, और वहाँ कुछ बहस शुरू हो गई है, डिस्कशन शुरू हो गई है कि हाँ शायद कुछ हमें करना चाहिए। तो ज़ाहिर है मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर जब ये अनाउंसमेंट ये हुई कि मरियम नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने रिलीफ देनी है 45 अरब रुपए की जी। और वो पंजाब के लिए, तो ज़ाहिर है ये तो फिर तवक्को थी कि बाकी लोग कहेंगे जी पंजाब में क्यों सिलेक्ट किया तुसी,
बाकी लोग क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं किया? तो वो सवाल तो जायज़ है, मगर उसका जवाब अब ये है, जो मुझे समझ आ रही है, जो बात हुई है वो ये है कि आपको पता है कि एक पूरी मुहिम चल रही है कि NFC अवार्ड को एडजस्ट किया जाए जी। है ना ऐसे जी। ठीक ठाक लोग, मुफ्ता इस्माइल कह रहा है NFC अवार्ड में बहुत पैसे प्रोविंसेस को चले जाते हैं, नजरसानी कर लें, हाँ वो उसको कट करें, हाँ। वो फार्मूला वापस करें, लेके आए, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और फेडरल गवर्नमेंट ने बात की प्रोविंसेस के साथ कि भाई इसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, प्रोविंसेस ने ना कर दी। सबसे आगे ना करने वाले सिंध प्रोविंस। अच्छा। और हमेशा सिंध प्रोविंस सबसे आगे होती है, वो कहती है नो, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है, और पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ ये है और MQM का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पैसे बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। वो कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। और इसीलिए कालाबाग डैम भी नहीं बनता, और भी कोई इस किस्म के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, बिकॉज सिंध अपोज करता है उसको। अब वो बाकी पॉलिटिक्स क्या है अपोज की और क्या नहीं है, बट बेसिकली कुछ ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रोविंसेस अपोज करते हैं, खसूसन KP और सिंध, और वो इसीलिए करते हैं, वो समझते हैं इसमें पंजाब का फ़ायदा है। अच्छा। हालांकि वो सारे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है उससे, मगर चले एक मौक़िफ़ है, उन्होंने भी अपनी कंस्टिट्यूंसी रखनी है। तो यहाँ फिर ये बात चल रही थी, IMF ने ये कहा कि अच्छा अगर वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को एडजस्ट नहीं करते और पैसे कम नहीं लेते और वो आपको आइनी तौर पे देने पड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे करें कि जब बजट ख़त्म होता है, साल ख़त्म होता है, तो जो पैसे बच जाते हैं प्रोविंसेस के पास, जो वो खर्च नहीं करते अपने, जो उनके पास पैसे आए हुए होते हैं, कुछ उनके अपने बजट के पैसे होते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं, काफ़ी सारा हिस्सा होता है जो फेडरल गवर्नमेंट से NFC अवार्ड के ज़रिए मिलता है उनको। तो हर पंजाब के अंदर 400-500 अरब रुपए, 300, 400, 300, 400, 500, 200 इतने हर साल पैसे बच जाते हैं जो खर्च नहीं होते। अच्छा। तो वो पंजाब गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, वापस नहीं करती। IMF का ये कहना था कि जो पैसे आपके पास बच जाएं ये वापस कर दिया करें फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका खसारा जो होता है वो ओवर स्पेंड करते हैं, तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा। मगर इसमें सिंध ने कहा नो, हम नहीं, वापस नहीं करेंगे। ठीक है। अब सूरत हाल ये हुई तो उन्होंने सोचा अब हम क्या करें। KP जो है वो ऑलरेडी रो रहा है कि जी हमारे जो आपने पैसे देने हैं हाइडल के, जी वो रॉयल्टीज जो देनी है वो भी आप नहीं दे रहे। गड्ढापुर तो गया था ना और कहा था कि हम आपके पैसे जो देने हैं दे देंगे, नहीं दिए अभी तक, थोड़े बहुत देते हैं, पूरे नहीं दिए। तो उनको तो पैसे देने हैं आपने, तो उनसे आप पैसे क्या लेंगे जी, उनको भी पैसों की जरूरत है। तो वो भी जो सरप्लस फंड्स जो होते हैं वो नहीं वापस करेंगे वो जी, उन्होंने पहले ही कह दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो आपने जो देने हैं वो नहीं दें, वरना हम आपसे ताबून नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो वापस करने नहीं। सिंध के पास पैसे हैं जी, सिंध नहीं वापस करता, वो कहता है हम नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने एक और इशू बनाया है। जरदारी साहब ने कहा ये MNAs के जो फंड्स हैं ये नहीं कम करने, ये हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, आपने नहीं देने अपने लोगों को ना दें, हमारे लोगों को तो चाहिए। तो जरदारी साहब ने यहाँ से पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट को। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि MNAs के फंड्स भी हमें मिलेंगे, हमें जो हमें मुलाजमतें भी मिलेंगी जो हमने लेनी थी, मिनिस्ट्रीज भी मिलेंगी, गवर्नरशिप भी मिलेगा, और हमने पैसे वापस नहीं करने आपको कोई। अच्छा। आप और पैसे लगाएं यहाँ सिंध के अंदर। अच्छा। MQM का भी यही मौक़िफ़ है, क्योंकि वहाँ वो इकट्ठे हैं, क्योंकि MQM डिपेंड करती है कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ आके पैसे लगाएगी। अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी वहीं पैसे लगाती है जहाँ उनकी वोटिंग है। जहाँ MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पीपल्स पार्टी पैसे नहीं लगाती है, प्रोजेक्ट्स नहीं करती। तो ये इस किस्म के मसले हैं सिंध के अंदर। अब मैंने जो मुझे पता तो ये हुआ यही है कि मरियम ने ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा होगा कि ये कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पैसे वापस करें, आप मेहरबानी करें, और कम से कम पंजाब हमारी होम कंस्टिट्यूंसी है, उसको तो पक्का करें आप अपनी जेब से ये। अच्छा। हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे वापस जो सरप्लस है। अच्छा। आप मेहरबानी करके यहाँ खर्च कर दें। तो मियाँ साहब ने कहा होगा ठीक है, क्योंकि पंजाब हमारा होम बेस है, हमें तो सपोर्ट करना ही करना है, यहाँ आवाम जो है वो दुखी है और हमारे खिलाफ हुई हुई है, तो इसलिए बेहतर ये है कि यहीं हम खर्च करें। सिंध को मैंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि भाई आप भी मेहरबानी करके, आपके पास भी बड़े पैसे हैं। हाँ। आप ये, और आपकी तो अपना ही वोट है वहाँ। हाँ हाँ। तो आप मेहरबानी करके वहाँ आप भी अपनी जेब से हाँ। ये सहूलत दे दें, आप भी पैरवी कर लें इस ऐलान की। उसकी वजह यह है कि आप
पंजाब तो पैसे वापस कर देता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब एक ही होते हैं। हाँ, एक पेज पे होते हैं, तो जब वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है पंजाब को पैसे वापस कर दे, वो कर देते हैं। तो सिंध तो नहीं करता। तो इसलिए मैंने ये कहा कि अच्छा मुराद अली शाह साहब, तुसी भी कोई आवाम वास्ते कुछ कर दो। अच्छा। आपने पैसे तो वापस करने नहीं है, तो बेहतर यह है कि आवाम पे आप खर्च कर दें। केपी में पैसे वापस होने क्या, वो तो कहते हैं हमारे पैसे ज़्यादा चाहिए हमें। और बलूचिस्तान में तो सब्सिडी दी जाती है वैसे ही, बिकॉज एक पस मंज़र इलाका है एंड इट्स ऑल्सो वेरी पुअर, एंड सो दैट इज़ वाई उसका जिक्र मैंने नहीं किया। उनको बेचारे के पास तो अपने पैसे होते ही नहीं हैं, सारे के सारे पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से लेकर 2013 तक, तो उन्होंने 100 अरब रुपए आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज दिया था। तो वो बेचारे तो गरीब हैं, उनसे आपने क्या पैसे लेने हैं। अब ये बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्यों मैंने पंजाब की तारीफ़ की और क्यों मैंने शाह साहब को कहा कि शाह साहब तुम भी जेब खोलो और आवाम के लिए कुछ करें, और ये आवाम आपकी है, ये आपकी है। अच्छा, अब ये MQM वाले जो हैं, ये तो जाहिर है। अब आइए जमात इस्लामी को क्या तकलीफ हुई जी। जमात इस्लामी ने तो प्रोपेगेंडा पॉइंट बनाना है, ठीक है ना, ये एक ही गल हुई। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी कराची में उनकी ज़्यादा अहमियत है कंपेयर टू लाहौर और पंजाब। KP में भी वो हार चुके हैं, बलूचिस्तान में भी उनकी कोई खास नहीं है। कराची में उनकी एक रिवाइवल हुई है जी जी, तो वो बड़े कंसर्न्ड है, लाइक MQM हाफिज साहब की वजह से। हाँ, जो भी है। अच्छा, नहीं मिस सॉलिड। हाँ, तो मौलाना ठीक ठाक है, जो नए लीडर्स हैं उनके, तो वो पॉपुलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी बनता था ये कहना कि जी यहाँ भी पैसे खर्च करें। मगर मेरा ख्याल है कि उनका बेहतर ये बनता है कि वो शाह साहब को कहें, पीपल्स पार्टी को कहें कि जी इतने भी पैसे खर्च करो, सही जगह मुतालबा करें। हाँ, वहीं मगर वो अच्छा होता है ना फेडरल गवर्नमेंट को अटैक करना। इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू डू दैट। तो फेडरल गवर्नमेंट दबाव डाल दे, मतलब फेडरल गवर्नमेंट दबाव नहीं डाल सकती सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, तो जरदारी साहब दबाव डाल रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, तो फेडरल गवर्नमेंट कौन होती है वहाँ करने वाली? जिस दिन जरदारी साहब ने कहा खुदा हाफिज, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट भी गई। तो इसलिए जरदारी साहब ने यहाँ से जानते कितने हो तुम पंजाबी हो। अच्छा, समझ आ गई। पाकिस्तान के बाद ही खपेगा, पहले सिंध से खपेगे और पैसा खपाओ। तो ये इस किस्म की इशू है। हाँ, लेकिन इसमें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है, उन्होंने जवाब भी मरियम साहिबा को यही आप वाला दिया है कि अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव पिछले 15 साल से अच्छा होता तो हम आपके पास ना आते। तो ठीक है ना, वहीं एहतजाज करें, वहाँ लॉन्ग मार्चेस करें, लड़ाई झगड़े करने हैं तो करें वहाँ। लेकिन जमात फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती वहाँ, नहीं कर सकती। हमें उसकी वजह समझ आ गई। मजबूरी है ना, वो हिलने नहीं देते जरदारी साहब। ऐसी बात है, वो कहते हैं इत्थे ना आना, साडा घर है। हाँ, सप्लाई लाइन है, काट देंगे, इत्थे नहीं आ सकते। तो जमात इस्लामी का ये कहना कि रिलीफ कुछ महीनों पे नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक रिलीफ इसलिए उन्होंने ये गर्मियों के मौसम में दी है। पहले शहबाज साहब ने भी 3 महीने की दी थी, इन्होंने भी, क्योंकि विंटर के अंदर कंजम्पशन गिर जाती है। अच्छा। समर के अंदर पंखे भी ज़्यादा चलते हैं, फ्रिज भी ज़्यादा चलते हैं, फ्रीजर्स भी ज़्यादा चलते हैं, AC भी ज़्यादा चलते हैं। वैसे ही बहुत गर्मी होती है तो बिजली बड़ी कंज्यूम होती है। विंटर के अंदर बिजली कंजम्पशन गिर जाती है। तो उस वक्त जो लोग इस वक्त जिनके 400 यूनिट का बिल आ रहा है, उनको विंटर के अंदर 150-200 का बिल आता है। तो आई थिंक वहाँ इतना ख़तरा नहीं है। अच्छा। खतरा यही समर मंथ्स में था। काश के ये 3 महीने पहले कर देते, या पहले सोच के ये करते ही ना जो गलत काम किया, कि लगा दिया और अब जाके सॉरी करके तो अब कर रहे हैं जब गाली पड़नी शुरू होगी। इनमें इतनी अकल नहीं है कि भाई कोई ऐसा काम मत करो जहाँ गाली आपको पड़नी है और जुल्म कर रहे हैं जी जी। पहले ना करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बैड पॉलिसी प्लानिंग है, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट चलें, देर आया दुरुस्त आया, कुछ तो दिया। मैं तो अभी भी प्रेशर डाल रहा हूँ वाया माई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल्सो के शहबाज साहब ये काफ़ी नहीं है, करो और कुछ। चले, अच्छा, वो और मैं उन पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि वो जो सैलरी वाला चक्कर है ना, वो उधर आपने अपनी ट्वीट में भी लिखा है और आप बहुत अरसे से जोर दे रहे हैं ये भी ऐसा इकदाम होगा। लेकिन वही बात कि पहले लगा दिया और फिर कम कर दिया, कम से कम क्रेडिट लेने का तरीका तो वो सीखें। नहीं सीखते। हाँ, और इमरान खान साहब के दौर में जब कोरोना के लिए ऐलान किया गया था तो तब सिंध हुकूमत ने पहला कदम उठाया था और बाद में उसको फॉलो किया इमरान खान साहब ने और आगे लेकर चले। इससे पहले कि सिंध को ये ऐलान करके नंबर ले जाए चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि वो कोई 5 साल मनसूबा लेकर आ रहे हैं, उसमें वो रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे। चले, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद किया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब को 4 साजिशें याद आ रही हैं। अच्छा, जी, सिर्फ 4 कम है? सिर्फ 4 तादाद कम होती है सिटी साहब? खान साहब एक साजिश मार देती है। खान साहब हर रोज एक नई साजिश की बात करते हैं।
तो खान साहब के लिए तो 4 इज नाइदर हियर नॉर देयर। चले एनीवे, एक आदमी लेटेस्ट जो है, हाँ, एक आदमी उसके खिलाफ 4 साजिशें गिरा नहीं सके। मेरा ख्याल है मैं एक एक करके आपको बताती हूँ साजिशें क्या थी, ताकि हम जान सकें कि वो क्यों की गई, किस तरह की गई। आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू है, जिसमें उनका कहना था कि मैं घबराया नहीं हूँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से ये तासुर दिया जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने 9 मई की साजिश की। हालांकि वो साजिश 9 मई वाली वो PTI के खिलाफ हुई थी। पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ से कहने पे वो हटाया। उस वक्त तो ये बात चल रही थी ना, मैंने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि ये जाएं कोर में, वो चाहते थे ये DGI रहे। उन्होंने खुद एडमिट किया था, बहुत बार इंटरव्यूज में कहा जरूरत थी अफगानिस्तान की सिचुएशन के पेश, और भी सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, अपने आप को तकड़ा करने सामने अफगानिस्तान था। हाँ, तो खैर वो तो मैस अप हो गया ना, वो चंगा अगे रखा ऐसे टोटली हमारे गले पड़ गया वो फैज साहब की जो अफगान पॉलिसी थी। बाकी अब आइए कि जी नवाज शरीफ ने इनको कहा, उस वक़्त आपको पता है कि जो प्रिवेलिंग परसेप्शन था वो यही था कि प्लान ये है कि फैज़ और इमरान खान मिल के ये 10 साल बैठेंगे और इसलिए फैज़ का आर्मी चीफ बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं थी, ये तो सब हर तजियाकार भी यही कह रहा था कि वहाँ प्लानिंग यही हो रही है जी। तो इसलिए उस वक़्त बाजवा साहब ने जब इनको कहा कि आप चले जाएं कोर में, तो मेरा ख्याल है वो 2 चीज़ें देख रहे थे। एक ये कि ये जो तनकीद हो रही थी अपोजिशन की तरफ से कि ये रिगिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को ये फैज़ चला रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, थोड़ा सा इनको डिस्टेंस किया जाए। और दूसरा ये भी था कि अगर फैज़ ने आर्मी चीफ बनना है तो ये ना हो कि फ़ौज के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए कि एक बंदा है उसने कभी कोर कमांड नहीं की तो उसको आप आर्मी चीफ बना रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था कि एक आध दफ़ा किसी को बना दिया गया था जिसने कभी कोर नहीं कमांड की थी, तो वो फिर मसला बन जाता है। अच्छा। तो आर्मी चीफ इज़ ऑलवेज समबडी हु हैड टू हैव कमांडेड अ कोर। तो इन्होंने इस वक्त ये प्रपोज़ल, फिर इसीलिए ये इमरान खान ने और फैज़ ने मिलकर ये प्रपोज़ल बनाई थी कि ISI को कोर का हैसियत दे दी जाए। याद है कल जो मैंने आपने वो सारी बात बताई जिस पे वो ऑफेंड हो गए थे, इसमें सारी फौज की जो हायरार्की है वो ऑफेंड हो गए थे और बिल्कुल शूट डाउन कर दिया। बाजवा ने कुछ नहीं कहा, वो सारे जो कोर कमांडर्स बैठे हुए उनको सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए फिर उनको शिफ्ट करना पड़ा। ये नवाज शरीफ के कहने के ऊपर नहीं हुआ, ये जिस किस्म की जो पॉलिसीज बन रही थी उस वक्त, उसके अंदर फौज के अंदर ये बहुत बड़ी मदाखलत समझी गई और एक शख्स के लिए, क्योंकि बाजवा को तो मिल गई थी अपनी एक्सटेंशन, उसको तो अब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट यही था कि अब कोई ऐसी चीज़ ना मैं करूं जिसके साथ मेरी लेगेसी इन दी आर्मी ठीक ना हो या आर्मी के अंदर कोई बदनवी हो जाए या कोई इश्यूज बन जाए। So that's why he went sent Faiz to Peshawar, and then of course there was the whole issue of Afghanistan and so on. तो ये I don't agree with this कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये हुआ। देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में आया, मार्च में शुरू हो गया, साइफर आया और अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये शुरू नवंबर में हुआ था जब वो कोर में चले गए थे। तो अगर ये बाजवा की साजिश होती नवाज शरीफ के साथ तो नवंबर में वो वहाँ गए तो दिसंबर तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता था। क्यों नहीं आया, क्यों? और इनको 5 महीने लगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फैज टू कोर, 5 महीने लगे इनको, भाग दौड़ इधर उधर। तो ये इतनी आसान नहीं है ये कहना, ये इल्ज़ाम लगाना ठीक है मगर प्रोपेगेंडा के लिए, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसको साबित नहीं किया जा सकता हक़ाइक़ की बुनियाद पे। दूसरी साजिश, हुसैन हक्कानी साहब को $35,000 जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिए लॉबिंग के लिए और हायर किया, जिसके बाद डोनाल्ड लू साहब के वो सारे मामलात हुए और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। $35,000 नाल तुसी अमेरिका का डोनाल्ड लू ने जित लिया, तुसी गिव मी हायर किया गया ना लॉबिंग के लिए। फिगर्स अगर आप देखें कि जो लॉबिंग के लिए फर्म्स जो हैं अमेरिकन फर्म्स कितने पैसे दिए जाते हैं जी, कितने और PTI ने कितने पैसे इकट्ठे करके लॉबिंग की ना जी। तो क्या इमरान खान को रिहा कर लिया? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करवा ली उन्होंने? नहीं, ऐसे नहीं होता। एक तो मुझे नहीं पता कि हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए या नहीं दिए, पता नहीं खान साहब के अगर दिए हैं तो कोई एविडेंस दें। दूसरी बात यह है कि आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी थी कि हक्कानी को $35,000 मिले हैं।
अगर मिले होते तो हकानी वुड हैव डिक्लेयर्ड इट ना। तो डिक्लेयर करना पड़ता है पैसा कहाँ से आया कहाँ नहीं आया। वो ऐसे नहीं होता कच्चे ले लो तो कच्चे कम कर जो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि इसको पैसे दिए और इसने पैसे लिए। और अगर ऐसे हुआ भी सीक्रेट फंड से भी अगर हुआ तो फैक्ट इज कि एक बंदा हुसैन हक्कानी जो कि अब अमेरिका में भी नहीं है, वो दुबई में आके बैठी, अबू धाबी में आके बैठा हुआ है ना थिंक टैंक, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गए। क्या वो यहाँ से बैठ के अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता था? नो। अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता तो जब वो एम्बेसडर था टू द यूनाइटेड स्टेट्स तो मेमोगेट हुआ था और उस वक्त इल्ज़ाम ये लगा था कि ये ट्राई कर रहा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने छुपाया हुआ था उसामा बिन लादेन को। तो वो उस वक्त नहीं कामयाब हुआ जब वो एम्बेसडर था और हाँ तो हर सारे के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स थे और वो फिर साजिश जो इल्ज़ाम लगा था वो भी प्रूव नहीं हो सका। और यही हमारे आज के चीफ जस्टिस साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस वक्त मेमोगेट, वो भी नहीं कुछ कर सके। तो मतलब है कि ये फजूल सा इल्ज़ाम है। आगे आए। अच्छा, उसके बाद ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे उनको जब इंक्वायरी का कहा गया इस साजिश के हवाले से कि इंक्वायरी करें, तो इंक्वायरी के बजाय हम पे उल्टा साइफर का केस बना दिया गया और हमारे खिलाफ 9 मई की साजिश भी की गई। तो ये उमर बंदयाल को पूछा है कि इन्होंने उमर को कहा था कि करे, हाँ। तो उमर ने नहीं किया, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसके अगर आप आम बंदे से पूछें कि उमर बंदयाल का क्या रोल रहा है तो वो तो कहेंगे इमरान का जज था। हाँ। ऐसे ही कहते हैं ना। टिल्ट था उनका। टिल्ट ये नून लीग कहती है। टिल्ट नहीं, नून लीग नहीं, आम हर बंदा ही कहता है। जैसे आजकल इल्ज़ाम हमारे चीफ जस्टिस पे लग रहा है। हाँ, वो तो पीटीआई चली भी गई। देखिए ना, इनमें वजन होता है इन चीज़ों में। तो अब बात यह है कि वो अगर कोई तकलीफ है खान साहब को तो बंदयाल साहब को कहे और यार तू चंगा भला तो क्या भी तू नहीं कीता। इनफैक्ट जब खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिनाई करना चाह रहे थे और स्पीकर साहब मतलब है कि आइन को तोड़ रहे थे वहाँ बैठे हुए, तो कौन 12 बजे बाहर निकल के आया था बचाने के लिए सिचुएशन? बंदयाल साहब आए थे। सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, इसीलिए खुली थी ना कि अगर खान साहब को गड़बड़ करें, हाँ। या असद कैसर साहब को गड़बड़ करें, हाँ। या वो जो दूसरे डिप्टी स्पीकर थे वो गड़बड़ करें तो फिर उसको रोक दिया जाएगा। तो ये पूछना चाहिए बंदयाल साहब को, ये और मुझे क्यों पूछती हैं आप? गुजियाँ गल्ला ने वैसे। हाँ। 12 चौथी साजिश भी है लेकिन ब्रेक के बाद डिस्कस कर ले, काफ़ी साजिश हो गई। बस करिए। नहीं चौथी साजिश तक पहुंचना ज़रूरी है, उसका खुरा भी ढूंढेंगे ब्रेक के बाद आके। शो में एक बार फिर खुशामदेद। और चौथी साजिश ये कि इलेक्शन चोरी किया गया और हमने इतनी बार डिमांड किया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो वो जो चीफ जस्टिस सबके हैं वो तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। इलेक्शन को क्यों नहीं तहकीकात करके बताया जाता कि खान साहब को पता है कि इलेक्शन कैसे चोरी होते हैं, तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं इसमें वज़न है। क्योंकि खान साहब ने मिल के 2018 की इलेक्शन चोरी की थी, फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ के अंदर लोगों को तोड़ के लेके आए थे, उसके पीछे सारा जनरल फैज़ थे। वो इलेक्शन तो नवाज़ शरीफ की पार्टी ने जीती हुई थी, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने कोई इंक्वायरी भी नहीं होने दी खान साहब ने जब एक दफ़ा आ गए थे, क्योंकि सारी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। तो अब बात यह है कि अब उनको वो तो भूल गए हैं, इसीलिए चीखते हैं ना नून लीग वाले के साढ़े नाल होया की तुसी। तो अब ये है कि द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। अब खान साहब को समझ आ गई है कि जैसे उस वक्त मेरे हक में हुआ था इस दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ हो गया। तो अब इसका जवाब अब मैं कहाँ से दूँ? इसका जवाब उनको पता है कि जवाब क्या है। 4 साल उन्होंने एक रिग्ड इलेक्शन के बेसिस के ऊपर हुक्मरानी की, अब ये 2-3 साल ये लगा लेंगे। इस मुल्क की तारीख ही ऐसी है, क्या किया जाए। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आगे आए, हाँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, राजा साहब के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो उससे पहले मेरे जैसे लोग हम इल्ज़ाम लगा रहे थे उस वक्त कि 6 साल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, कौन? सरदार रज़ा साहब। सरदार रज़ा साहब 6 साल उन्होंने बाबर की पिटिशन ऑन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग केस, 90 हेयरिंग्स भी नहीं, उन्होंने फैसला होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि नहीं करना है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लाना चाह रही थी। जी 2014 से शुरू हुआ था ये केस, अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे ये मामला। तो फिर ये तो जब बाजवा साहब
और इन लोगों का जो मौक़िफ़ थोड़ा बदला खान साहब के बारे में 2022 में, तो फिर जाके ये थोड़ी सी तो इसने स्पीड पकड़ी फॉरेन फंडिंग में। उससे पहले तो खान साहब के हक में सारा कुछ जा रहा था, अदालतें भी, इलेक्शन कमिश्नर भी सारे खान साहब के थे। और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये तो खान साहब ने लगाया था, इसीलिए लगाया था ना कि इसको नहीं चलने देना। ऐसे ही है ना। तो वो फिर जब वो तब्दीली आती है तो फिर सारे इधर उधर हो जाते हैं। तो खान साहब को इसका भी पता है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्शन कमीशनर्स ने इनके हक में बड़ी गड़बड़ की है। जजेस भी ऐसे करते रहे। दैट्स द लॉ ऑफ दिस पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। और खान साहब से बेहतर कौन जानता है। और खान साहब बाद में उन्हें पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो आदमी उनके थे लगाने के बाद। थे कि लगाया तो खान साहब ने था। हाँ, कल को ये कहेंगे कि मैं भी उनका था क्योंकि मुझे इन्होंने लगाया था। ये नहीं कहेंगे, कम से कम ये नहीं कहेंगे। तो कहना चाहिए ना। लेकिन फैज साहब जरूर हमारा कौमी एहसासा थे, ये उन्होंने कहा, जाया कर दिए गए। जाया कर दिया उन्होंने, हमें मरवा दिया अफगानिस्तान के साथ, TTP के साथ। जो याद है वो तस्वीर या वीडियो जब ये वहाँ पहुँचे हुए थे और बड़े से पूछा, कहने लगे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वो चंगा ऑलराइट साढ़े गले पे है, बंदे हर रोज 6 मारे जाते हैं इन्हों की पॉलिसीज की वजह। वो एक अलग बखेड़ा है। KP के अंदर और फाटा के अंदर बड़ा एहतजाज किया लोगों ने कि ये आपने क्या किया है, इनको वापस ले आए हैं, इनको यहाँ बैठा दिया है, ये आगे जाके गड़बड़ करेंगे। ये उनकी सोल्यूशन थी। तो वो तुम्हारे गले पड़ी हुई है। शायद वो भी जाती मकासद के लिए हो सकती है। अब छोड़े, जाती था या बैड प्लानिंग थी या मौका परस्ती थी कि किसी तरीके के साथ। चलें, अभी वो तहकीकात उनसे हो रही हैं, क्या पता इसमें से भी बहुत कुछ निकले, हम इंतज़ार करेंगे। जल्दी अगर क्विकली हम ये उनके इंटरव्यू के बाकी मुंदरजात देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इमरान खान साहब। उससे पहले बाहर आर्टिकल्स भेज के उन्होंने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। ये वाइस चांसलर क्यों बन रहे हैं? ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। फॉर व्हाट? टू कीप इन द लाइमलाइट। खान साहब का जो सपोर्ट बेस है, ये मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो सपोर्ट बेस ठीक ठाक है और बाहर इससे भी ज़्यादा ठीक ठाक है। और वहाँ इनकी जो एक्स एहलिया हैं उनके बहुत असर रसूख हैं, और उनका जो ब्रदर इन लॉ इनका जो है गोल्डस्मिथ फैमिली, वेरी सॉलिड, big supporters of Zionism and the Jewish lobby, and so therefore they've always supported Imran. And Imran, by the way, वो मेयर ऑफ लंदन कहते हैं ना, सादिक साहब कहते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ, खान साहब ने कैंपेनिंग की थी सादिक के खिलाफ इन फेवर ऑफ जैक गोल्डस्मिथ। जैक। तो मतलब है कि इनका तो बड़ा क्लियर कट इंक्लिनेशन या प्रेफरेंसेस, या तुम जैसे कहती हो टिल्ट। आजकल टिल्ट शिल्ट कोई नहीं होता, कोई टिल्ट नहीं होता, डजन बेशर्मी के साथ लोग इधर भागते हैं, वो इधर रहते हैं। टिल्ट विल्ट कोई नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं। यस और नो, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, अब तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बिकॉज आई टेल यू व्हाट विल हैपन। अगर तो कोई रूल्स इनको रोकते नहीं हैं और ये इनको नॉमिनेशन इनकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो देन ही विल विन द इलेक्शन। अच्छा, अगर इफ ही विंस दी, बिकॉज वो PTI वाले बम्बार्ड कर देंगे ना, और दे विल जस्ट टेक ओवर द होल थिंग। दिस विल बी अ बिग कू, प्योरली द प्रोपेगेंडा साइड, कि जी उनको नॉमिनेट कर दिया गया। अब एंड बहुत बड़ी एजाज़ होगा अगर ये इनको इजाज़त दी जाए और ये बन भी जाते हैं इन एब्सेंशिया। So, मगर I doubt it. I think rules will stop this from happening. But अगर ये हो जाता है, it will be a very big issue. As Vice Chancellor बहुत उनको prominence मिलेगी और बहुत उनकी जो human rights and so on and so forth, it will be a coup. हाईलाइट बहुत होगा ये कि प्रिजन से ऐसे किया गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शेर अफजल मरवत साहब का यू टर्न और आते साथ ये कहना कि अगर एक और 9 मई हुआ तो जिम्मेदारी मैं लूँगा। समझ नहीं आई मुझे। शेर अफजल मरवत साहब को तो आधी PTI मानती नहीं है। अब वो चले गए हैं खान साहब के पास जी, और आके वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मुझे ओके कर दिया, गले भी लगाया, गले भी लगा लिया, और उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। खान से मशवरा किए बगैर मैं अगर कुछ ऐसा एहतजाज हुआ तो मैं गए मशवरे के लिए, आके कहा मैंने मशवरा नहीं किया और अब मैं ये करने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि जो भी होएगा मैनू फाड़ लेना, उन्होंने और तो केस ना करना। तो अब मेरा ख्याल है इतनी वहाँ बगिंग शगिंग हुई हुई है कि अगर इन्होंने कोई बातें भी की हैं, अब वो नहीं ना सुपरिटेंडेंट, वो नहीं अब सपोर्ट बेस रही जो उस वक्त थी। अब मुश्किल हो जाएगा इनको ऐसी बातें करना। पहले तो
वी लॉगर्स बड़े मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खान साहब को फ़ोन दे दिया गया था। अच्छा। और वो टॉयलेट में बैठ के लंबी लंबी बातें करते थे। किससे करते थे? सारे इंस्ट्रक्शन देते थे जिसको भी देते थे। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये लोग जो भाग रहे हैं अब हमाद अजहर जैसे, उनके साथ भी बातें होती होंगी और अब वो रिकॉर्ड मिल गया होगा, तो अब हमाद अजहर को भी कांपे टांग रही होंगी कि यार मैं भी फड़िया जाऊंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट मेकिंग एनी। नहीं, वो वी लॉगर्स की बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये पॉइंट। वी लॉगर्स कह रहे हैं, बट एकदम हमाद अजहर का अनाउंस करना और उसके बाद एक और भी 2-3 लोग, हालांकि ठहरा जा सकता था। बिल्कुल, इसमें क्या, व्हाट वाज द बिग डील? तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला होगा ना। तो मेरा ख्याल है ये वो उसी किस्म की सिचुएशन हो रही है कि बहुत से लोग जब पकड़ दकड़ शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने कहा जी हम छोड़ रहे हैं पार्टी। बड़े नाम है ना, फवाद चौधरी से लेके और भी बड़े नाम, जैदी साहब हैं, एक्स गवर्नर सिंध हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब भाग गए। मगर एक्चुअली दिलों में नहीं भागे वो सिर्फ बचने के लिए उन्होंने ये बयानबाजी कर दी। कल को खान साहब फिर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं बाहर तो ये सारे लपक के पहुंच जाएंगे और कहेंगे साढ़े ऐ सानू लित्र लाया तो असी की करते, असी तो तोड़े मजबूर सी, हाँ असी मजबूर सा। तो ये लाइन चलेगी। तो अभी तो फवाद चौधरी तो लगा हुआ है हाँ। कोशिश करने, जैसे उन्होंने मरवत को कह दिया ओके, वो मेरा ख्याल है फवाद भी पहुँच जाएगा और पहुँच जाएगा जिस दिन वो पहुँचा बाहर आके कहेगा सब ठीक है, मैं ਉਹਦਾ कारकुन है वो है। तो पता नहीं, कुछ व्लॉगर्स तो कह रहे हैं हुण गल्लां नहीं रही नहीं, वो गल्लां नहीं रही है, पर चौधरी अंडर एस्टिमेट ना करो फवाद। अच्छा, ओहो फवाद जैसा चलाको मासी है कोई नहीं। और उसने जाके खान के उत्ते भी जादू करना है, उन्हें कुछ मनु गालां कढ़नियां ने, किसी होर लोगों गालां कढ़नियां ने, खान बड़ा खुश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद खान कहेगा अच्छा जा कोई गल नहीं कोई गल। उन्हें बाहर आके उन्हें फिर सब नूं तितर बितर कर देना, उन्हें हर रोज़ मीडिया ते होना। ये सारे जड़े मीडिया के बेचारे आ रहे हैं फारग हो जाएंगे। फवाद चौधरी लगे हुए बोलते तो वो बहुत अच्छा है, गुफ्तगू के तो माहिर है। हाँ, तो ये है। मुझे नहीं पता था वैसे, वो जर्नलिस्ट के तौर पे उनको देखा है वकील, मुझे नहीं पता था उनको कोई जादू भी आता है। जादू वादू कोई नहीं, जुबान। अच्छा, जुबान चलती है। अच्छा, और जादू करती है, और जादू माहिर हैं एक चीज़ के जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। चले ये छोड़े जाते हैं अपनी ऑडियंस पे। आप ज़रा बताइएगा कमेंट्स में कि सेठी साहब किस बात की तरफ इशारा करें। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया और सवाल भेजने का भी शुक्रिया। बहुत से सवाल हैं लेकिन हम चुनीदा शामिल कर लेते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में हैं। अली खान साहब लाहौर से, आपने कहा कि इमरान खान और उसकी पार्टी अब ख़त्म होने जा रही है, तो क्या वाकई वो ख़त्म हो रही हैं? तो जितने सपोर्टर्स हैं उनका क्या होगा? सपोर्टर्स तो पीछे हटने को तैयार नहीं है उनके। आगे आप इसको किस तरह चलते देख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट इमरान इज़ फिनिश तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है फिर? प्रोजेक्ट बिलावल या प्रोजेक्ट मरीम जो कि ऑलरेडी लॉन्च टेस्ट है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जब मैंने ये कहा ना ये ख़त्म होने जा रही है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग फारग होने जा रही है, ये भी मैंने कहा है ना, क्योंकि जिस किस्म का जो सियासी हालात जो डेवलप हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग जो है वो आवाम में पिट रही है और जो पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट में पिट रही है। अब दोनों बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। अब आगे क्या होगा? पार्टीज़ तो रहेंगी, लीडर्स भी रहेंगे, सपोर्ट बेस जो है वो तब्दील हो सकता है। डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे डेवलप होते हैं। आपने देखा कि एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल हक साहब 10 साल के लिए रहे और फिर पीपल्स पार्टी थोड़ी देर के लिए रिवाइव हुई, फिर नॉकआउट हो गई। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, थोड़ी देर के लिए आए, नॉकआउट हो गए। और आवाम भी बड़ी दिलचस्प, उसकी भी रवैया बड़ा दिलचस्प होता है। वो भी ये देखते हैं, पहले तो एटलीस्ट यही होता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। ये पहली दफ़ा है कि आवाम ने ऐसा वोट दिया है कि उनको पता था इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ है और फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वोट दिया। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। मेरा ये मतलब नहीं था कि पीटीआई वजूद में नहीं रहेगी, मगर खुदा ना ख्वास्ता अगर इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल सीन से हट जाते हैं फॉर वन रीज़न और अनदर, फॉर वट एवर रीज़न, तो देन पीटीआई वहाँ कहाँ जाएगी? हु इज़ द सक्सेसर टू इमरान खान? जिसको भी ये नॉमिनेट भी करेंगे इट मे नॉट वर्क, और इफ़ ही इज़ नॉट ऑन द सीन तो देन हु विल नॉमिनेट? So इसलिए it's very difficult to say whether he will be on the scene, when he will reappear on the scene, in what form, if at all is part of a compromise. So ये सारे issues हैं। Similarly ये जो गवर्नमेंट है कब तक रहेगी? क्या आजकल की जो कारकर्दगी है जिसकी वजह से आवाम इसके सख्त खिलाफ हुई है,
क्या आगे जाके कोई रिकवरी करेंगे ग्राउंड की? तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट येस यू आर राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू इरेज द PTI, short of erasing Imran Khan, मगर not so easy to erase political leaders. So ये सारे these are issues that are up in the air, but for the time being it is quite clear that as long as this dispensation stays, PTI has no of any consequence. That role has been neutralized or negativized. मगर does it mean कि किसी और का रोल जो है वो पॉजिटिवाइज हो गया? Not necessarily. That is why ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, and something has to give, and that can only happen if there's a free and fair election, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा for all the obvious reasons. बाकी आई बात के future, to whom does it belong? Does it belong to Bilal or does it belong to Maryam? अब बात ये है कि अभी तो दो ही political leaders हैं on the horizon apart from Imran Khan. मियाँ नवाज शरीफ साहब सेमी रिटायरमेंट में हैं और शहबाज साहब का भी मेरा ख्याल है दिस इज़ हिज लास्ट स्टिंट. बाकी अब मिफ्ता इस्माइल साहब और अब्बासी साहब ने एक पार्टी बनाई है जिसकी तरफ इंटेलेक्चुअल क्लास जो है जा रही है. अब अगर क्या आवाम के अंदर उनकी कोई मकबूलियत होगी या नहीं, क्या ऐसे ही एक दिन आएगा जब एक खला होगी फॉर वट एवर रीज़न, और उसमें उस खला में ये पार्टी और ये लीडर्स को जगह मिलेगी, पार्टली फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड पार्टली फ्रॉम द अवाम, बिकॉज ये जो लीडर्स हैं जो लोग ये इकट्ठे कर रहे हैं दे आर ऑल वेरी क्लीन कॉम्पिटेंट पीपल. तो ये दीज आर ऑल क्वेश्चंस अप इन द एयर. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से व्हाट विल हैपन. मच विल डिपेंड on what happens within the establishment and also between the establishment and Imran Khan. उस पे जो नज़र जो आ रहा है इस वक्त तो बड़ी, not only is there a deadlock but there is a negative, a great negativity attached to being PTI and Imran Khan. But Tariq is not a joker. Tariq is very serious business. And आज का culprit और convict tomorrow का hero भी बन सकता है. और आज का all powerful man can need not necessarily be the all-powerful man. And yet we've seen popular parties को नॉकआउट कर दिया गया. नवाज शरीफ जब बड़े पॉपुलर थे उनको नॉकआउट कर दिया और 10 साल बाहर रहे. पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नॉकआउट किया, बड़ी पॉपुलर पार्टी थी एंड सो ऑन. तो कोई ब्लैक एंड वाइट फॉर्मूलाज नहीं है. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ सच अ बोथ एन इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस सिचुएशन. अनप्रेडिक्टेबल है. तो अब जो वाला है वो हमारे एक गुमनाम व्यूवर हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं? हुकूमत किसी भी शख्स की हो PML छोड़ के, तो क्या हर दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ही मुजरम होता है कौम का? जब भी मुखालफत की बात आती है तो मियाँ साहब को रगड़ा लगता है. सिटी साहब ऐसा क्यों है? क्या ये ज़हन साजी पक्की कर दी गई है नवाज शरीफ के बारे में? इसी को ही आप लोग है ना बुरा भला कहते हैं. बड़े अरसे से मैं ये जजमेंट कर रहा हूँ, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे PTI की है, चाहे पीपल पार्टी की है, घुमा फिरा के ना नवाज शरीफ को ही गंदा किया जाता है. एक नूनी क्वेश्चन आ गया. अच्छा बात यह है जी कि आप को याद दिलाना चाहूँगा कि नवाज शरीफ को तो किसी ने सुना भी नहीं हुआ था 80 की दिहाई में. जस्ट ऑल ऑफ अ सडन इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इन्हें मार्शल और रेशीम. तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी थी. तो आपका ये कैसे कहना कि हमेशा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही होता है? पीपल्स पार्टी को भी बड़े दुख है, उनके साथ भी बड़े जुल्म हुए हैं. उनका एक लीडर को एक्सिक्यूट कर दिया, एक और लीडर मारा गया, तीसरी लीडर ही इनको ऐसे वो भी मारी गई. देयर बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं पीपल्स पार्टी की और बड़ी पॉपुलैरिटी थी पीपल्स पार्टी की. तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमेशा नवाज शरीफ साहब भी? इनफैक्ट एक वक्त ऐसा था कि मियाँ साहब जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और पीपल्स पार्टी की पिटाई हो रही थी. वो तो बाद में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद थोड़ी सी तब्दीली आई. अदरवाइज द पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड. लेट्स बी फेयर. तो अब हाँ ये ज़रूर है. आपने कहा जी मियाँ साहब को हमेशा ये किया गया. यस, मियाँ साहब 3 दफ़ा निकाले गए. तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या हुआ? भुट्टो की गवर्नमेंट निकाली गई, उसके बाद बेनज़ीर की भुट्टो साहिबा की 2 दफ़ा निकाली गई. 3 दफ़ा तो उनका भी स्कोर नवाज शरीफ जैसा ही स्कोर है. मगर फिर उसके बाद 2013 में जब 2008 से 2013 में भी उनके एक प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया गया. वो बच गए जरदारी साहब, उनके पीछे पड़े हुए थे कि जी किसी तरीके से उनको उड़ाया जाए. वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी लेके बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर को कहा जा रहा था कि आप स्विस कोर्ट्स को लिखें कि इनको पकड़ें.
और उन्होंने कहा नहीं करूँगा, तो उनको प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी सफरिंग की है, ये नहीं है कि सिर्फ मियाँ साहब ने। बात सारी ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर लेती है कि ये बंदा ठीक नहीं है या ये पार्टी ठीक नहीं है, तो फिर उसको वो पनिश करती है, सज़ा देती हैं और उनको आउट कर देती हैं। तो ये तारीख़ रही है हमारी। तो मियाँ साहब के दुख अपनी जगह पे और पीपल्स पार्टी के भी बड़े दुख हैं, और अब खान साहब के भी दुख शामिल किए जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपका दिल किसके दुख को ज़्यादा महसूस करता है। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो नंबर है आपके सामने, इस नंबर पर अपना मैसेज, अपना सवाल, अपने नाम और लोकेशन के साथ भेजिए, हम आपको लोकेट नहीं करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद।